हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर। और यहां पर आप सबको पता है कि जैसे कि मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूं, उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एजिटेज पेपर में देखने को मिलते हैं और कुछ प्रश्न आपके कुछ संबंधित प्रश्न आते हैं जो आसपास के प्रश्न आपसे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके सभी प्रश्न आप करके जाइएगा, क्योंकि उतना टाइम अब आपके पास है नहीं। ठीक है, तो जितना भी मैं बताता हूँ उसको कर लीजिए, साथ ही जो भी आप पढ़ाई करते रहे उसको करते रहिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, तो पहले इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। सही विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए। 64 की घात है -1/2 का मान क्या होगा? तो 64 की घात -1/2 है, इसका मतलब क्या है? 64 की घात 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 8। ठीक है, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 में उल्टा बोल दिया, 8 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम -1/2 चढ़ा देंगे, तो 8 की घात 2 फिर चढ़ा देंगे -1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 2 और -1/2 का, तो ये हो जाएगा 8 की घात 2/2, वो माइनस में रहेगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो 8 की घात -1, तो जो फाइनल आएगा हमारा 8 की घात -1 रहेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य, पहले हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 6 आए, साथ ही घटाने पर उनमें 1 आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणा में हमें 6 चाहिए, घटाने पर यहाँ पर जो इसका गुणांक होता है वो चाहिए होता है, तो 1 है, इसका कुछ नहीं है, तो इसलिए ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 ऐसी संख्या हैं जिनको घटाएंगे, 3 में से 2 घटाया तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, साथ ही गुणा भी 3 और 2 का 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या ले ली हमने। अब एक्स इसको यहाँ पर लिख देंगे -6। अब बस इसका पूरा कर देंगे इसको सॉल्व। एक्स इसमें गुणा होगा तो 3x माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2x माइनस 6, एक्स का कॉमन लिया तो x माइनस 3 यहाँ पर बचेगा, प्लस 2 को कॉमन लिया x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे जो फाइनल जो आ जाएंगे x माइनस 3, इसको कॉमन निकाल लिया, और x प्लस 2, ये हमारे दो गुणनखंड निकल के आएंगे, x माइनस 3 x प्लस 2। तो x माइनस 3 x प्लस 2, ये दो गुणनखंड निकल के आए, इनके बराबर में 0 मानने के हम इनको शून्य के निकाल सकते हैं, तो इसका बराबर में 3 आ जाएगा, इसके बराबर में 0 मानेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो ये हमारे शून्य के निकाल आएंगे 3 और -2, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। -3 और -2 और -3 ये किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय चतुर्थांश में है। जो माइनस माइनस वाली संख्या होती हैं तृतीय चतुर्थांश में होती हैं। ठीक है, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा? 1 दर्जन में 12 होते हैं, अब 12 केले कितने का आ रहे हैं? 60 के आ रहे हैं, तो एक कितने का आएगा? 60/12 का आएगा, तो मतलब 5 का आएगा। ठीक है, तो अब हमें कितने 6 केले का मूल्य निकालना है। 6 कितना? तो 5 × 6 कर देंगे, 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, तो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है, ठीक है, वो समपूरक कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये समकोण त्रिभुज होता है, इसमें ये वाली जो भुजा है सबसे बड़ी होती है, ये कर्ण होती है। ठीक है, ये लंब होता है, और नीचे वाली ये आधार होती है भुजा। ठीक है, अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। रिक्त स्थान की पूर्ति, रैखिक समीकरण ax + b y + c = 0 का आलेख एक सरल रेखा होती है। इसमें सरल रेखा लिखना है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो कैसी होती हैं? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 2 घात वाले द्विघात कहलाते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से रट लीजिए आप लोग, हो सकता आ जाए। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या होता है? ठीक है, क्योंकि सभी आपके अलग अलग सेट्स आ रहे हैं, सभी के लिए अच्छे से तैयार करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या होता है? 1/4 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.25। ठीक है, 3x + 2 का शून्य, तो 3x + 2 = 0 मान लेंगे, तो ये उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 3x के बराबर में x बराबर -2/3, -2/3 आ जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी बनाना है। 0.45 + 0.25, इसका क्या हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 0.70 -306/9, ये हो जाएगा अपना ए। ठीक है, क्योंकि इसका भाग देंगे तो इतना ही आएगा। अब
-4 गुणे -2.5, तो ये गुणा में 10, ठीक है 10 आ जाएगा ये। इसका जब करेंगे -3.5 प्लस 2.5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये घटेगी और घटे के संख्या 1 आ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है, -1 आएगा ये, ठीक है। 4/5, 4/5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.8 को, ठीक है, और इसका आपका आ जाएगा ये वाला सी वाला, ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाती है। एक सत्य देख लेते हैं यहाँ पर, लेखिक बहुपद की घात एक होती है तो सत्य है ये, ठीक है। सत्य के लिए मैं टिक लगा देता हूँ, असत्य के लिए क्रॉस लगा दूँगा, बड़ा गलत, ठीक है। बिंदु -1 -2 प्रथम चतुर्थांश में है तो असत्य है ये, गलत है, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सत्य है। 3x एक रेखक बहुपद है, गलत है। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है तो 5वां असत्य है, ठीक है। बिंदु ये बाई अक्ष पर है तो ये भी असत्य है। तो इस प्रकार से सभी असत्य हैं, केवल 2 सत्य हैं ये वाले। एक वाक्य शब्द में उत्तर देख लीजिए। एक ऋजु कोण की माप कितनी होती है, तो ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का। इसका मान कितना आएगा, 6√5 गुणा करना है अपन को 2√5 से, 6 को 2 का हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, गुणा 5 और 5 का जब गुणा होता है तो एक सिंगल 5 आ जाता है, ठीक है। 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो मान आएगा वो 60 आ जाएगा, ठीक है। अगला है बहुपद 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1 का घात क्या होगी, तो इसकी घात 3 होगी, जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, 75 गुणा 3 225 होता है। दशमलव कहाँ पे लगाना है, 2 अंक बाद, तो 2.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर 2 है तब बहुपद इसका मान क्या निकलेगा, तो इसका निकाल के 7 आंसर आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। देखिए 5 है, x की जगह पर अपन को 2 रखना है तो 2 की घात 2 -4 2 की घात 2 प्लस 3 ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। 5 गुणा 2 की घात 2 मतलब पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 5 गुणा 4 -4 गुणा 4 प्लस 3 20 -16 प्लस 3 23 -16 तो 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है 7। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आप सबको पता है ये आयत होता है, आयत में ये 90 है, ये 90 है, सभी 90 होते हैं, डिग्री के 90 डिग्री के, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न हो जाती है। अब आगे के प्रश्न में आपको कॉपी और सॉल्यूशन के साथ बताता हूँ। चलिए इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए इनके सॉल्यूशन और पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, फिर इनके सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। इनके सॉल्यूशन भी हम देखते हैं और प्रश्नों को सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, यहाँ से लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न 6, ठीक है। इसका उत्तर कैसे लिखना है। 4 पेनों की कीमत है 20 तो हल लिखेंगे, ठीक है। 4 पेन कितने के आते हैं, 4 पेन आते हैं 20 रुपये के, ठीक है। तो एक पेन कितने का आएगा, हमें 15 की निकालना है तो एक पेन आ जाएगा अपना 20/4 का, यानी 5 रुपये का, ठीक है। तो एक पेन आ जाएगा 5 का। 15 की निकालनी है तो 15 पेन कितने के आएंगे, तो 15 पेनों की कीमत तो 15 पेनों की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, 15 गुणे 1 की 5 है तो 15 गुणे 5 हो जाएगा, तो 75 आपका आंसर जो है हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अथवा वाले देखते हैं। इसका अथवा क्या कह रहा है कि अथवा वाला देख लीजिए। सभी प्रश्न करना है आपको, हो सकता है किसी सेट में आपका ये वाला आ जाए, ठीक है, क्योंकि कई सारे सेट में पेपर आ रहे हैं अलग अलग जिलों के। देखिए किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए याद रखिएगा, किसी संख्या में 126 जोड़ते हैं तो वह संख्या 676 होती है। तो मान लीजिए हम वह संख्या x है, ठीक है। वो संख्या हमने x मान ली, तो हम क्या करेंगे, इसमें 676 जोड़ने पर इतना प्राप्त, मतलब 126 जोड़ने पर, तो x में जोड़ें कितना हम 126 और हमें प्राप्त होता है 676 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब x बराबर, अब देखिए प्लस में है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 676 माइनस 126 हो जाएगा। अब देखिए घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5,
तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 550। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 550 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्याओं -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका इस तरफ से देख लेते हैं। 7वां प्रश्न देख लीजिए, सातवां का हल लगाएंगे। -7 प्लस, क्योंकि जोड़ना है ना, 6 प्लस -9 प्लस 8। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस की संख्या कितनी है, दोनों हैं, ये और ये, इनको हम पहले अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 9 7 कितना हो जाएगा, -16। जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस ही का आता है। ठीक है, अब 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं बची हमारी, 16 है 14 है। अब देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी घटाएंगे इनको, तो 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या 16 है तो -2 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना होता है हल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो -37 में 73 जोड़ने पर, तो -37 उसी प्रकार से करना है, प्लस करेंगे 73, तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 73 में से 37 घटेगा। 13 में 7 की 6 हासिल आएगी 1, 7 में से 4 गया 2, सॉरी 7 में से 4 गया 3, तो 36 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 73 है तो 73 का चिन्ह आएगा, प्लस का 36 आंसर आएगा। ठीक है, तो हल में ऐसे ही लिखना है, हल डाल के। ठीक है, यही आपको लिख देना है हल में, और आपको आंसर 36 करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है, 9 की घात 1/2 का मान क्या होगा। तो 9 की घात 1/2 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलो उसको अगले में लिखते हैं। 9 की घात, प्रश्न क्रमांक 8 है। ठीक है, हल डालेंगे, 9 की घात 1/2 का मान, तो हमें पता है 9 को हम लिख सकते हैं। देखिए 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 तरह का 9, यानी कि 3 × 3 यानी 3 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें चढ़ा देंगे 1 की घात 2, मतलब 1/2। अब देखिए ये 1/2 है और ये 2 है, तो अब इसका आपस में हो जाता है गुणा, तो 3 की घात 2 गुणा 1/2 हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका केवल 3 की घात 1 बचा, तो 3 की घात 1 मतलब 3 ही होता है आंसर। ठीक है, तो आंसर अपना 3 आंसर आ जाएगा। 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका। प्रश्न 8वां का अथवा है, हल करेंगे। 1/√2, इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो √2 को ही ऊपर नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो 1 और 1 मतलब 1 × √2 होगा तो √2 रहेगा, लेकिन √2 और √2 जो मिल के 2 बन जाता है, तो ये आंसर जो हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का भी हो गया। तो इस प्रकार से हमने सभी देख लिए। 9वां प्रश्न है हमारा, x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करते हैं देख लीजिए, इसका आपको कैसे करना है। देखिए इसका हल लिखेंगे आप, प्रश्न 9 का हल लिखेंगे, प्रश्न 9 हल डालेंगे। ठीक है, x की घात 3 + 1 है। ठीक है, तो x की घात 3 + 1 आपको भाग देना है किससे, x + 1 से। ठीक है, तो हमें पता है कि देखिए इधर x एक ही है, हमें तो कितने x की ज़रूरत है, मतलब x² की ज़रूरत है, तब तो ऐसा होगा ना, x × x की घात 2 होगा, तब तो x की घात 3 होगा, तो हमें 2x² मतलब x² चाहिए अभी, तो x² से हम यहाँ पर, ठीक है, x² ले लेंगे यहाँ पर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x² गुणा +1 में करेंगे। ठीक है, इसका +1 में करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, पूरा आपको एक भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का x² है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लाइन खींच देनी है। अब इसका हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस है तो देखिए x की घात 3 में प्लस होता है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और 1 का हम कुछ नहीं करेंगे, ये कभी हमने लिया ही नहीं है। ठीक है, अब हम 1 को नीचे उतारेंगे बाद में, तो इसको हम पहले काट देंगे। ठीक है, हमारा क्या है, माइनस का x² है यहाँ पर, क्योंकि अब प्लस था पहले, अब x माइनस का हो गया है, तो माइनस का x² हो जाएगा नीचे। ठीक है, और प्लस का जो ऊपर वाला है ये, इसको हम नीचे लगा लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कितने की ज़रूरत है, यहाँ पर देखिए प्लस लगा लेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगा रखेंगे, लेकिन माइनस करेंगे तो फिर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, हमें चाहिए किसका, माइनस का चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर x है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का है x और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो x² माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये माइनस का x और प्लस का x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा छूट गया है, तो अब हम फिर से यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस का 1 बचेगा ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है, इतना बचा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इतना ही यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर, तो प्लस का 1 बस हम यहाँ पर कर देंगे, तो इस प्रकार से गुणा कर देंगे x + 1, और ये हमारा पूरा कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर,
अरे बचेगा, क्योंकि हमें चिन्ह तो बदलता है। देखिए माइनस करा तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इसमें शायद कुछ, ठीक है तो इसमें कितना आ जाएगा, नहीं बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो इसमें जीरो आ जाएगा, जीरो सिस्पल आ जाएगा अपने, ठीक है। तो सिस्पल अपने कितना लिख देंगे, जीरो, ठीक है, जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक है, इसके लिए पी जीरो और पी वन ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पर पी एक्स है, ठीक है, बराबर में है एक्स माइनस वन एक्स प्लस एक। तो हमें क्या करना है, एक बार p का मान जीरो रखना है, मतलब यहाँ पर x का मान जीरो रखना है, एक बार p का मान एक रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर एक बार जीरो रखेंगे, तो p जीरो के मान कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस एक, ठीक है, जीरो प्लस एक, जीरो माइनस एक मतलब माइनस एक गुणा में एक, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, p जीरो की वैल्यू माइनस एक आंसर हो जाएगा, पहला आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आंसर लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस एक, ठीक है, एक्स की जगह पर रखेंगे एक, क्योंकि एक रखना ना हमें, यहाँ पर देखिए पी वन है तो माइनस एक रखेंगे, यहाँ पर एक प्लस एक, ये जीरो बचेगा, ये एक एक दो हो जाएगा, जीरो गुणा दो मतलब जीरो, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो ये दोनों आंसर आपके इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु जीरो दो और माइनस एक जीरो दो किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से अक्ष बनाते हैं ना, जीरो और दो, जीरो मतलब एक्स पर है और बाई पर है दो, जीरो एक्स पे बाई पे दो, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ पर मतलब दो यहाँ पर होगा, फिर तीन होगा, फिर चार होगा, ऐसे ऊपर है, यहाँ पर एक होता है, ठीक है। तो जीरो दो कौन से अक्ष पर, बाई अक्ष पर है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना है जीरो और दो कितना है, ये है आपका जीरो दो वाई अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है ना। तो 10वें प्रश्न का एक तो ये हो जाएगा, माइनस एक और जीरो, तो माइनस एक कहाँ पर रहता है, एक्स में माइनस एक, तो एक्स में माइनस एक यहाँ पर रहेगा माइनस एक, और जीरो यहाँ पर, तो ये एक्स अक्ष पर हो जाएगा, ठीक है। तो जी माइनस एक और जीरो ये है आपका एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए चार जीरो पाँच छः जीरो माइनस पाँच दो तीन, इसको काटते तल में दिखाना है। तो देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। प्रश्न क्रमांक कौन सा है हमारा, 10वां, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां हम देखते हैं, इसका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये रहा इसका आंसर, हाँ देखिए ये रहा, देखिए कार्तीय तल में निर्धारित करना है इन सबको, ठीक है, कार्तीय तल में। तो ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है, इसको बना लेना है, एक्स अक्ष बना मतलब एक्स अक्ष बना लेना, बाई अक्ष बना लेना है। चार जीरो है तो चार कहाँ पर है, ठीक है, चार और जीरो है, पाँच माइनस छः है, तो सभी को ऐसे बनाना चाहिए। चार एक बार यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, और जीरो यहाँ पर, तो ये आपका एक बार हो जाएगा। फिर माइनस पाँच, पाँच और माइनस छः है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसको ऐसे बनाना है, और मैं कभी डिटेल में आपको वीडियो बना के बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसके के मान, के किस मान के लिए एक्स बराबर दो बाई बराबर एक, समीकरण दो इसका के मतलब एक हल होगा। तो इसका आपको क्या करना है, के का मान निकालना है। तो देखिए एक्स दो है, बाई एक का हम इस समीकरण में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न 11 हल लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न 11 में क्या करना है आपको, एक्स बराबर दो है तो दो एक्स प्लस तीन बाई बराबर क्या है, के। तो एक्स की जगह पर क्या रखना है अपन को, दो रखना है, तो दो गुणा यहाँ पर रख देंगे दो, क्योंकि एक्स हमें दे रखा है ना, एक्स बराबर दो है, बाई बराबर एक है, तो एक्स की जगह पर दो रख दिया, प्लस तीन, बाई की जगह पर एक रख देंगे, एक रख दिया, बराबर क्या है, के का तो हमें मान ही निकालना है। तो दो दो नहीं चार प्लस तीन कम तीन बराबर के, तो सात आ जाएगा, ठीक है, तो सात होगा, ठीक है आंसर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सात, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि समीकरण चार एक्स प्लस तीन वाई बराबर 12 के दो हल लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 11 है, देखिए ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा वाला आंसर, पहले क्योंकि मैंने पहला तो आपको बता ही दिया है, ठीक है, इसको तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए 11वें का हम देख लेते हैं। हाँ देखिए ये रहा, अरे देखिए ये रहा, देखिए ये रहा, चार एक्स प्लस तीन वाई बराबर 12 के दो हल लिखना है। तो दिया गया समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस समीकरण को हम लिख लेंगे वाई बराबर 12 माइनस चार एक्स बटे तीन, एक्स बराबर जीरो के लिए
ठीक है, 2 मान लेना हमें, कोई भी ले सकते हैं। x बराबर 0 ले लिया हमने और 1 ले लिया, ठीक है। तो x बराबर 0 ले लेंगे तो 0 x की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो x की जगह पर 0 रखा तो 4 0 मतलब 4 गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा 0, तो 12/3 बचेगा बस। तो 12/3 मतलब 4 आ जाएगा एक बार, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो इस समीकरण का मान 4 आ जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो 8/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। देखिए आपके सामने ये हल लिखा हुआ है और ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अगला देखिए, परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपको परिभाषित करनी है। प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा, 12वां है, ये रहेगा। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं ये आपसे पूछ ले, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का हो जाएगा समांतर रेखाएं। तो देख लीजिए, ये होती हैं समांतर रेखाएं। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जब वे प्रतिच्छेद ना हो, वे समतलीय हों, मतलब एक दूसरे से काटे ना। देखिए ये काट नहीं रही हैं, एक दूसरी जगह मतलब सीधे जा रही हैं, वो समांतर हैं एक दूसरे के। समतलीय हो मतलब एक ही समतल में हो। तो इस प्रकार से देख सकते हैं समांतर रेखा, आपको यहाँ से इतना कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, इसी में पूछा है आपका अथवा वाला पूछा है, परिभाषित कीजिए रेखाखंड। रेखाखंड को परिभाषित करना है। देखिए ये रेखाखंड हो जाएगा आपका, एक रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो इनके देखिए 2 बिंदु है ना, तो ये रेखाखंड हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो प्रथम 3 सम संख्या 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये प्रथम 3 सम संख्याएं हैं, ठीक है, सम संख्याएं हैं। इसका हल ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। सम संख्या कौन सी हैं, ये है 2, 4 और 6। तो प्रथम इन्हें, इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इनका, 2 4 6 6 12 हो जाएगा इनका योग। प्रथम 3 विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं का योग घटाने पर, तो विषम संख्या होती है 1 3 5, 5 3 8 1 9। अब 12 और 9 को घटा देंगे, ठीक है, 12 में से 9 को घटा देंगे तो 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 3, 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, ठीक है। रमेश ने एक बैंक से 18,500, ठीक है, हल करेंगे इसका, 18,500 रुपये प्रति माह उधार लिए। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा कर दिए, कर्ज पूरा चुकता कर दिया। तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपये अदा किया। तो देखिए इसमें से इसको घटा देना है, बस सिंपल सा है। 21,360 में से आपको 18,500 घटा देने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0, 6 में से 0 गया, जे मतलब 0 मतलब 6 ही रहेगा। 13 में से 5 गया 8, हासिल आई 1। 11 में से 9 गया 2, ठीक है, हासिल आई 1। इसमें तो कुछ नहीं, 2860 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 2860 रुपये, ठीक है। देखिए 13 तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। देख सकते हैं इस आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 50 डिग्री का कोण है और x यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो हमें पता है कि ये टोटल जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 180 बन रहा है, ठीक है। और तो हम 180 ऐसा लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हल डाल लेना है आपको, और कैसे लिखना है पूरा मैं बता रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है, आप सबको पता है x और जो 50 हैं वो क्या है, रैखिक युग्म है ये दोनों। तो हम लिखेंगे x + 50, ठीक है, 50 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना 180। क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। कोई भी आप देख सकते हैं कि रेखा पर ये पूरा कोण, ये पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बन रहा है तो 180 हो जाएगा ये हमारा यहाँ, तो 180, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा x जो निकल के आ जाएगा 150 में से 180 में से 50 घटा देंगे तो अपना जो x निकल आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का जो है हमारा 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 130 डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, ये x कोण आ जाएगा। साथ ही फिर लिखना है, साथ ही हमें जो बाई है, बाई देख सकते हैं, ये जो बाई है, ये जो बाई कोण है। अब हमें चूंकि 50 पता चल गया कि ये तो 50 मतलब ये पूरा हमारा 130, ये x वाला 130 है। तो देखिए ये जो कोण है यहाँ का और ये जो कोण है, ये दोनों क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए x का जो मान होगा वही बाई का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही लिख देंगे, बाई बराबर कितना होगा, 130 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या है, एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और ये वाई, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है एक से होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है। अब ये तो हमारे हो गए, तो इसलिए कोण एक्स जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोण वाई के, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक बार और लिख दीजिए, कोण एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 130 डिग्री और कोण वाई बराबर हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। दोनों ही बराबर हैं, ये आंसर हमारे
हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमें दर्शाना है। हो गया अपना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए अगला प्रश्न अथवा वाला दिया है, दी गई आकृति में पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस व टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर यानी कि ये यहाँ पर कोण बन रहा है एस पी आर, ये 135 है, ये तो 135 दिया है। और कोण पी क्यू मतलब पी क्यू टी, ये वाला जो कोण इसमें बता रहा है ये 110 है। ठीक है, ये बाहर वाला 110 है। तो कोण पी आर क्यू ये वाला ज्ञात करना है। पी आर क्यू मतलब ये वाला जो कोण है ये हमें पता नहीं है, ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हल डाल लेंगे आप प्रश्न क्रमांक। ठीक है, ये कौन सा इसका अथवा वाला है। अथवा जरूरी इसलिए है, तो इसलिए है क्योंकि पता नहीं कौन से जिले में आपका आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको जरूरी है अथवा सहित करना। तो प्रश्न 14 का है। ठीक है, अथवा वाला है। अथवा इसको डालेंगे हल, लिखेंगे। आप देखिए कैसे लिखना है इसका अथवा वाला। हमें ये रहा है इसका। ठीक है, इसका देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे। पहले तो आपको लिखना है ये कि हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, हमें पहले ये दिया है, हल लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हल लिखेंगे और फिर देखिए यहाँ पर इस आकृति में आपको देखते चलना है कोण क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर देखिए, क्यू पी आर। ठीक है, ये क्या है हमारा। ठीक है, ये क्यू पी आर लिखेंगे, क्यू पी आर ये वाला इतना। ठीक है, क्यू पी आर प्लस में कोण एस आर पी बराबर है 180। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यू पी आर और एस आर पी जी है, ये टोटल मिलकर यहाँ से यहाँ तक बना रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है पूरा, किसी भी रेखा पर आप ऐसा कोण खींचिए 180 होता है। ठीक है, तो इसलिए 180 है। और हमें जो पता है कि ये हमारा एस पी आर कितना है, एस पी आर जो है हमारा 135 दिया है, इसमें दिया ही है आकृति में, तो 135 रख देंगे यहाँ पर। तो कोण क्यू पी आर प्लस के 135 बराबर में 180। ठीक है, अब इसमें से ये हमें निकालना है, तो ये हमारा निकल आएगा कोण क्यू पी आर बराबर, इसको में से घटा देंगे 180 में से, क्योंकि पक्ष अंदर कर देंगे हम। ठीक है, तो इतना निकलेगा हमारा, कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यू पी आर निकलेगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कोण आ जाएगा क्यू पी आर, ये इतना हमारा 45 डिग्री आ चुका है अब। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 45 डिग्री। हमें तो ज्ञात करना है पी आर क्यू, हमें ज्ञात करना है ये वाला, तो ये तो अभी निकला नहीं है, तो कैसे निकालेंगे चलिए इसको आगे देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब हम लगा देंगे यहाँ पर बहस कोण प्रमेय। बहस कोण प्रमेय कैसी होती है कि देखिए यहाँ पर जो बाहरी कोण है टी क्यू पी। ठीक है, टी कोण टी क्यू पी बराबर में होगा, टी क्यू पी किसके बराबर होगा, त्रिभुज के अंतः जो दो कोण है। ठीक है, ये जो ये कोण बन रहा है और ये कोण, इनके बराबर होता है ये। ठीक है, तो अंदर के कोण है कोण क्यू क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता है कि कितना है, ये हमने निकाल लिया, 45 आया था हमारा, तो इतना हम इसकी जगह पर 45 लिख देंगे, प्लस में कोण पी आर क्यू लिख देंगे, क्योंकि ये हमें अभी पता नहीं है कि कितना है ये थीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें ये तो पता है टी क्यू पी, ये देखिए टी क्यू पी तो हमारा दिया है 110 है। ठीक है, तो 110 यहाँ पर रख देंगे। अब ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये बहस कोण प्रमेय होती है। ठीक है, बहस कोण प्रमेय होती है कि इसके जो बाहर के जो कोण हैं बहस कोण प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है आपको, क्योंकि ये जो बाहर के जो कोण हैं, मतलब ये बाहर का जो कोण है 110 किन के बराबर होगा, अंदर वाले ये दोनों कोण के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो जोड़ हमने कर दिया है। अब 145 में से 110 को घटा देंगे इस तरफ ला के, तो हमारा जो कोण पी आर क्यू है जो है निकाल आएगा, यही हमें निकालना था। और जो है आंसर हमारा 65 डिग्री आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो 65 ही बचेगा ना, पी आर क्यू। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर पी आर क्यू 65 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही हमें निकालना था। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर हमें निकालना था ना, पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है, दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी है। 2 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है, और इसका देखिए आंसर मैं आपको देखिए इस गाइड में दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको इस प्रकार से लिखना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी डी में डी बी बराबर डी सी है, डी बी डी सी के बराबर है, तो
कोण ए डी बी और ए डी सी ये तो बराबर होंगे ही क्योंकि 90 डिग्री है, और फिर प्रत्येक 90 है। ए डी बराबर ए डी, और ए डी बराबर तो ए डी है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वनिष्ठ है। ऐसे ये सर्वांग नियम से लगा देंगे, उस प्रकार से यहाँ हमें दर्शाना था वो दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसका दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ये आपका आंसर कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न है। थोड़ा हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो पूरा हो नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, 16 प्रश्न देखिए। चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है। ठीक है, और इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सभी कोणों का यदि पता है। देख सकते हैं कि माना कि कोण क्या हो जाएगा, अनुपात में है तो हम 3 एक्स अंश मान लेंगे, 5 एक्स अंश, 9 एक्स अंश और 13 एक्स, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360, सबको जोड़ने के बाद आएगा 30 एक्स बराबर 360। अब 30 का भाग देंगे 360 में, तो अपना 12 जो है एक्स का मान निकल आएगा। और हमें निकालने सभी कोण, तो 12 का गुणा हम करेंगे 3 में, मतलब 3 एक्स था ना ये, तो 3 एक्स था, क्योंकि हमने अभी माने थे जो कोण माने थे वो कितने माने थे, 3 एक्स माना था एक। ठीक है, और 5 एक्स माना था। ठीक है, और 9 एक्स माना था, और 13 एक्स माना था। तो एक्स की जगह पर जो हमारा 12 आया है वही हम रखते जाएंगे। तो 3 गुणा 12, तो ये 36 हो जाएगा आंसर एक। तो 5 गुणा 12 मतलब 12×5 60 हो जाएगा। 9 गुणा 12, ठीक है, तो 108 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते जाना है आपको। ठीक है, और फिर ये हमारा अंतिम है 13 गुणा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 156। ठीक है, तो ये सभी कोण आपके आंसर हो जाएंगे, और इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यदि किसी समांतर, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको लिखना है, इसका आंसर इतना लिख लेंगे, फिर आपको इतना करना है यहाँ से। ठीक है, यदि नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, केवल एक ही कर लीजिए आप ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी संख्या को, प्रश्न 17 है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 24 भागफल 24 और शेषफल 2 है, तो संख्या बताइए। तो हमें पता है, हम देखिए हल 17 करते हैं, 17 वाला। ठीक है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, कोई संख्या है, मान लो वो संख्या x है, हमने 12 से भाग दिया। ठीक है, उसमें तो 24 आ गया भागफल, और जो शेषफल हमारा जो कुछ आया वो 2 आया। ठीक है, तो हमें वो संख्या मतलब x को ज्ञात करना है, मतलब भाजक हमें ज्ञात करना है, भाज्य हमें ज्ञात करना है, ये भाज्य होता है। ठीक है, ये होता है भागफल। ठीक है, और ये होता है भाजक। ठीक है, हम सूत्र लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाजक कितना है हमारा, भाजक हमारा कितना है, भाजक हमें पता नहीं है। अच्छा पता है ना, 12 है, 12 है। भागफल अपना 24 दिया है, उसमें दिया ही है, और शेषफल भी 2 दिया है अपना। ठीक है, तो 2, इसका गुणा करेंगे, 12 चौके 48। ठीक है, 4 कैरी में आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 25 26 27 28। ठीक है, प्लस 2, 2 8 और 2 10 का शून्य आ जाएगा, 1 290 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 24 भागफल आएगा और 2 शेषफल आएगा। आप देख सकते हैं 290 में आप 12 का भाग देंगे, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और 12 चौके 48, फिर आपका 2 शेषफल रहेगा जाएगा। तो इस प्रकार से 290 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है इसमें। इसका अथवा वाला देख लेते हैं। शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए। उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी। 18वां प्रश्न, मतलब 17 का अथवा देख लीजिए। 17 अथवा देखिए, एक बैंक को 14,400 उसने प्रति माह दिए। ठीक है, तो एक किस्त की कीमत बतानी है। एक किस्त की कीमत कितनी हो जाएगी, 14,400 बटे कर देना है अपन को 12, तो हमारी एक किस्त निकल आएगी। 12 से भाग देंगे तो 12, क्योंकि 144 का वर्ग होता है, इसलिए 2 जीरो बराबर, मतलब 1200 की उसने एक किस्त दी थी। ठीक है, तो इसके आंसर हमारा 1200 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां है, 3/5 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए, इसका सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है। ठीक है, 18 का हल लिखेंगे आप। 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच
3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3 निकाल ली हैं, इसका मतलब है कि हमें इसके अंश और हर में 4 से गुणा करना होगा। जितनी हमें संख्या निकाल ली हैं तो उससे एक अधिक, ठीक है, एक अधिक कितना हो जाएगा 4, उससे एक अधिक का इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो पहली हमारी 3/5 है, तो पहली हम लिख लेंगे संख्या 3/5, इसमें गुणा करेंगे जो हमने 3 और 1 4, मतलब इससे एक अधिक जितनी निकालनी है उससे एक अधिक, हमें 3 निकालनी है, 3 से एक अधिक मतलब 4 होता है, तो 4 का हम इसमें देखिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 5 चौके 20 आ जाएगा। और दूसरी संख्या लेंगे 4/5 लेंगे, इसमें भी हमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है आंसर में, तो 4 चौके 16 आ जाएगा और 4 पंचे 20 आ जाएगा। अब हमारे जो 12/20 16/20 है, इनके बीच हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी संख्या निकालनी है हमें, 3 निकालनी है। ठीक है, तो 12 के बाद आएगी 13/20, ठीक है, और 14/20 और साथ ही 15/20। ठीक है, तो ये तीनों ही आपकी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 परिमेय संख्या कितनी हो जाएंगी संख्याएं। ठीक है, मैं राइटिंग को उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखिए पेपर में। ठीक है, 14/20 और 15/20 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए हमारा 19वां प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों के लिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या ज्ञात करना है, पी एक्स है तो यहाँ पर आपको पी नॉट ज्ञात करना है। ठीक है, पी नॉट यानी P0 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए P0 ज्ञात करना है, तो P0 है P1 है, कोई भी आपसे पूछे तो करना कैसे है वो बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर 19वां प्रश्न है, यहाँ पर x की जगह पर 0 रखना है, तो मतलब x की जगह पर यहाँ पर 0 करोगे तो पूरे में हो जाएगा 0, जहाँ जहाँ x है उसकी चाहे घात कोई भी हो सब जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे हल 19वां प्रश्न। ठीक है, 19 का हल देखते हैं। पहला हमने लिखा पी एक्स बराबर लिख लिया 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 5। हमें p की घात यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है, तो यहाँ पर p0 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x की घात, मतलब x तो हम 0 रखेंगे, 0 की घात 3 प्लस 3 यहाँ पर भी 0 की घात 2 प्लस 4 यहाँ पर x की यहाँ पर 0 माइनस 5। तो 2 गुणा 0 का मतलब 0 प्लस 3 0 का मतलब 0 प्लस 4 गुणा 0 माइनस 5। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, 2 का गुणा किसी भी संख्या में 0 का गुणा हो 0 ही होता है। ठीक है, केवल -5 बचा हमारा, तो -5 आंसर इसका हो जाएगा पी नॉट का, पहले वाले का। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा आप स्वयं कर लीजिएगा क्योंकि आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए इसका अथवा है पी एक्स आपको दिया है 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 19वां देख लीजिए, प्रश्न 19 है, इसको कैसे हल करना है, 3x की घात 4 लिखेंगे माइनस 4x की घात 3 लिखेंगे माइनस 3x लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे, भाग दे देंगे अपन x माइनस 1 से। तो पहले तो हम लिखाएंगे यहाँ पर 3x की घात 3, तभी तो इसमें मतलब इसके बराबर होगा, तो 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3x की घात, ये अब 3 घात है, एक इसमें है तो 4 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इससे होगा, इस एक माइनस से होगा तो इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और माइनस 3x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये माइनस का x की घात 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या 4 है तो इसलिए माइनस 3x इसको उतार लेंगे ज्यों का त्यों, और -1 को भी उतार लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें x तो है लेकिन अभी 2x और चाहिए, और वो भी माइनस में चाहिए, तो -x2 मतलब x की घात 2 गुणा करेंगे तो -x की घात 3 आ जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी हम आगे लिखेंगे नहीं। ठीक है, बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि ये हमें इसके बराबर तो आ नहीं रहा, तो इसलिए हम इसके चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे, इसको कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का x² माइनस का 3x माइनस 1, फिर हम प्लस में कर लेंगे यहाँ पर x, अब x से x करेंगे मतलब x² हो जाएगा ये, और इसका माइनस x हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा और -1। तो इस प्रकार से टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। यदि अपन और ले लें, 1 को ले लें, ठीक है, अच्छा 2 को ले लेते हैं, और वो भी माइनस का लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो माइनस का 2 ले लिया हमने, 2 से इसमें होगा तो -2x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, और 2, तो ये चिन्ह बदल देंगे, कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस 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 3, तो -3 जो है इसका शेषफल आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, अरे आपको दिखाई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप पूरा देख लीजिए, -3 जो है इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा -3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
16 की घात 3/4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ये सभी प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। 16वां प्रश्न है, 16 की मतलब 20वां प्रश्न है, प्रश्न 20, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, फिर भी मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पूरा करा रहा हूँ। और रात के अभी कम से कम 11 बज चुके हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। देख सकते हैं 16 की घात 3/4 है, मतलब ठीक है। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 16 के गुणनखंड करते हैं तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 की घात 4 आ गया ना। और उसके ऊपर है हमारी 3/4, ठीक है। तो 2 की घात 4, अब देखिए गुणा गुणा हो जाएगा इनका 3/4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात केवल 3 ही बचेगी, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20वां इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न 20 का अथवा देख लेते हैं। अथवा कह रहा है कि 125 की घात 1/3 है। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125, तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं। इसके ऊपर 1/3 है, फिर वही प्रोसेस है, बस 3 में गुणा करने कट जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब देखिए 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी, तो क्या करना है प्रश्न का इसमें सिंपल सा, आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 है, आपको 576 में भाग देना है 21 का, ठीक है। 21 2 42 21 63, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पर 1 बचेगा, अब बस यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 8 6 बार करेंगे, 6 गम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 7 एकम अच्छा 7 बार भी चलेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, या 7 बार चले जाएगा, ठीक है। अच्छा 24 है, मैंने 21 कर दिया, चलिए फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर 24 है ना, मैंने 21 कर दिया, गलती होगी, 24 है, ठीक है। तो 576 भागे 24 करना है हमें, ठीक है। तो 24 दूनी 48 होते हैं, 24 × 72 होते हैं, तो 2 बार चले जाएगा, ठीक है। 17 में से 8 जाएगी 9, हंसल आएगी, कुछ नहीं बचेगा, 24 चौके 96 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 24 आ जाएगा। हमें कितने डब्बों की जरूरत होगी, 24 डब्बे, ठीक है। तो 24 डब्बे इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम को 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 प्राप्त हुए, तो उसके कितने प्रतिशत बने। तो सिंपल सा मैं बता दूं प्रश्न 21 का, ठीक है। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि 600 में से 480 प्राप्त हो, तो 600 में से घटाएंगे अपन 480, कुछ नहीं घटाना नहीं है, चलिए ऐसा लिखते हैं, डायरेक्ट प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बराबर क्या होता है, अर्जित अंक, अर्जित अंक कितने हैं उसके 480, अर्जित अंक गुणे 100 बटे कितना है पूर्णांक, पूर्णांक कितना है 600, बस काट देंगे, 6 8 48, 80% उसका बना है, ठीक है। 80% आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 22 है। सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत, आयताकार खेत मतलब इस प्रकार से होता है, ठीक है। आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो, अरे लाइट चली गई, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि 240 मीटर आयताकार के खेत के चारों, मतलब ये पूरा है उसने 240 मीटर है इसकी, ठीक है, बाढ़ की मतलब लगाई। खेत की लंबाई 80 है, लंबाई उसने दे दी है कि लंबाई है अपनी कितनी 80, तो चौड़ाई याद करनी है। तो देखिए यदि इसकी हमें पूरी ये पता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, ठीक है। ये पूरा होता है, देखिए ये परिमाप होता है, ठीक है। अच्छा, तो पूरा परिमाप होता है, तो परिमाप बराबर क्या होता है आयत का, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, तो पता है 80 है, लेकिन चौड़ाई में पता नहीं है, ठीक है। चौड़ाई निकाल ली है, परिमाप कितनी है, परिमाप तो 240 दे रखा है पेपर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को इस तरफ भेज देंगे, तो 240 के बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले हम गुणा कर लेते हैं इसका, ठीक है। 2 को गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 गुणा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 160 को इस तरफ भेज देंगे तो घटा देंगे, 240 माइनस 160 हो जाएगा, बराबर में 2 गुणा चौड़ाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 0, 14 में से 6 गई, 8 बचेगा, हासिल आएगी 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 2 गुणा चौड़ाई बचेगा, ठीक है। अब 2 से काट देंगे 80 को, तो 40 हमारी जो है चौड़ाई आ जाएगी इस खेत की, ठीक है। बस 40 आंसर आपको कर देना है, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी है इसी प्रकार से है, इसको भी चलिए जल्दी से देख लेते हैं, फिर वीडियो हम समाप्त करेंगे। देखिए एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर है, इससे 150 मीटर है, चौड़ाई 100 है,
तो लंबाई 150 है, चौड़ाई 100 है, 30 वर्गाकार की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई से क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो 150 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 15, 3 0 1 2 3, 15,000 वर्ग मीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं, तो इसका 30 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 5 15, 500 क्यारियाँ आंसर हो जाएगा। तो 500 क्यारियाँ। ठीक है, ये आपका इसका भी हो जाएगा। चलिए, 23वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। यदि नहीं बनता है तो मैं आपको अंत में एक वीडियो बना दूंगा, उसको मैं बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया और इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। सब्सक्राइब करना, सारी टेलीग्राम पर भी ज्वाइन जरूर हो जाना।